दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। स्वागत करता हूं आपका जोश नेट जेआरएफ की इस नई प्रस्तुति में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 का, जो कविताओं से संबंधित है। यूनिट 5 को पढ़ा जा रहा है इसमें। तो आज जो कविता का सीरीज़ है, अज्ञे का असाध्य बीड़ा हो गया, कलगी बाजरे की हो गई, और यह दीप अकेला हो गया। अब कितनी नावों पे कितनी बार, आज एक कविता पढ़ेंगे, फिर एक दिन हरी घास पर क्षण भर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं, और फिर उसको उसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो पहले इस कविता का आनंद लेते हैं और इस कविता का पाठ करते हैं। तो यह है कविता, शुरू करते हैं इसको पाठन। कितनी दूरियों से, कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार धीर आश्वास था क्लांत, ओ मेरे अनुभुजे सत्य। कितनी बार और कितनी बार, कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, कितने पराए देशों में बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रास, कितनी बार। तो यह था कविता। देखिए यहाँ पे यह भी है, बताया है कि इस जो संग्रह में 1962 से 66 के बीच में कविताओं का संकलन है कि शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इसको ज्ञानपीठ भी मिला है। तो अब चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अर्थ है इसका। तो कविता महान वही होती है जिसमें जो पाठक है वह अपने हिसाब से अर्थ निकाल ले, जिसको जैसा लगे वैसा अर्थ निकलना शुरू हो जाए, तो वह महान कविता मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप अपने हिसाब से बहुत सारा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं अर्थ बताने वाला हूँ यह मेरी दृष्टि से है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें अज्ञे जी इस जो कविता संग्रह है इसकी भूमिका में ही लिखे थे कि यह शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनके अनुभव जो हैं, उनके अनुभव मेरे अनुभव नहीं हो सकते। उनके अनुभव से मेरा अनुभव काफ़ी भिन्न है, और लोग भौतिकता में ऐसे उलझे हुए हैं कि इन सब बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो उन्होंने अपनी भूमिका में ही लिखा था इस बात को। ठीक है, तो आगे चलिए पढ़ते हैं। बात है ना कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी के लिए नहीं होती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसको कैसे जीवन को जीना है उसका स्वयं का निर्णय होता है। वह स्वयं डिसीजन लेता है कि वह कहाँ जाएगा। बहुत सारे दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि हम चाहें सुखी रहना तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, आप चाह ही लें कि नहीं मैं तो खुश ही रहूँगा, हर परिस्थिति में खुश रहूँगा, तो कोई आपको भला कैसे दुखी कर सकता है। तो ऐसे ही सारे लोगों की अपनी अपनी मान्यता होती है, और अपना अपना क्या नाम है विचार होता है हर एक चीज़ पे। तो यही है, ये कहते हैं कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों पर बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। यहाँ तुम्हारी ओर किसकी ओर, प्रेमिका फिर या फिर कोई और। तो यहाँ पे इनका प्रेमिका का अर्थ नहीं लिया गया है। यह कौन सा अर्थ है, यह अर्थ है चेतना का। ठीक है, यह किसकी तरफ चले आए हैं, चेतना की तरफ। चेतना क्या होती है मैं आपको बताऊं, मेरा जो अनुभव है, आप अपने जीवन में दिन या रात में कभी भी देखें, बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो आप काम तो एकदम मशीनवत करते हैं। ठीक है, होता रहता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमसे होता रहता है लेकिन हमें आभास नहीं होता है, लेकिन जब उसी काम को करने का आभास होने लगे तो उसको बोलते हैं चेतना। जैसे आप नहाते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीज़ें मशीनवत चल रही हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये है कि आप रील देखना शुरू करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप कहाँ तक देख ले गए, हम कहाँ तक उसको देखते चले गए, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हम क्या हैं,
अचेतन हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने आप करते हैं। अपने जीवन पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपने आप को, ठीक है, अपने आप का निरीक्षण करें। कभी भी बैठ के अपने आप को देखें तो पता चलेगा बहुत सारी ऐसे काम हैं हमारे जीवन में जो स्वचालित तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, एक पैटर्न सा बन गया है और उसी पे हम कर रहे हैं, लेकिन इसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और यही जब आप देख रहे होंगे तो आप चैतन्य फील कर रहे होंगे उस समय। जैसे आप अपने हाथ को कभी देखिए, आपको एक अलग सा एहसास होगा। अपने हाथ को एकदम ऐसे देखिए कि जैसे देखा ही ना कभी हो। तो यही होती है चेतना। चेतना का मतलब हम जो भी करें, जैसे यदि हम मोबाइल रखा हुआ है, हमारे पास कोई काम नहीं है और अचानक से हाथ गया, मोबाइल चलने लगा, यूट्यूब पे चले गए, इंस्टा पे चले गए और आप फिसलाए जा रहे हैं आगे, तो यह क्या है? यह अचेतना है। लेकिन हमें पहले हमारे अंदर विचार आना चाहिए कि मुझे यह चीज़ देखना है। मुझे जोश नेट जेआरएफ का क्या देखना है? अज्ञे की कविता देखनी है या फिर कोई और चीज़ देखनी है। यह पहले दिमाग में आए और उसके बाद आप सर्च करके देखें तो यह चेतना है। और उससे भी पहले कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग अमेरिका की राजनीति में सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग कहीं भी सक्रिय हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनके जीवन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो बात यही है कि जब चैतन्य हम होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें असल में चाहिए का। यदि हम अचैतन्य हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी बेच के चला जाएगा, ठीक है। तो यही चेतना है। इसीलिए आप बार बार जैसे पूछिए, क्योंकि जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वह किसी भी सामान को बेचने के लिए तैयार किया गया है। आप जाएंगे और आप सामान खरीद के चले आएंगे, आपको ज़्यादा उसका यूज ही नहीं है। उसके आने से आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। नहीं तो वह न रहता तब पर भी कोई परिवर्तन आपके जीवन में न होता। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जड़ हो चुके हैं, अचेतन हो चुके हैं, इसलिए हम दूसरे का जो जाल है, मकर जाल, उसमें आराम से फंस जाते हैं। तो यही चैतन्य होने की ज़रूरत है, ठीक है। चैतन्य का मतलब यही होता है कि हम हर एक चीज़ को सोच विचार के करें ना। सोच विचार करने का मतलब उसका ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। खैर आगे चलते हैं। यही कहते हैं अज्ञे जी, कितनी दूरियों से, कितनी बार, कितनी डगमग नाव पर बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। तो यही है ना, यही है चेतना, उनकी ज्योति। कह रहे हैं कितनी दूरियों से, बहुत दूरियों, ऐसा नहीं है कि यह इसमें आसानी से पहुंचा जा सकता है। कितनी दूरियों से आए हुए हैं, ठीक है, कितनी दूरियों से और कितनी बार आए हुए हैं, कितनी डगमग नावों से। डगमग नाव का मतलब ये है कि जो हमारी आस्था, डगमगाती हुई आस्था है, ठीक है, डगमगाती हुई आस्था है, उसके सहारे मैं तुम्हारी ओर आया हूँ ना। एकदम ऐसी प्रबल आस्था नहीं थी कि मैं पहुँच आया, डगमगाती हुई आस्था थी। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कभी कुहासे में तुम्हें न देखा भी, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, कि मतलब इतनी अज्ञान की परतें हैं, इतना प्रपंच है कि मैं तुम्हें देख न पाता, लेकिन तुम्हारा प्रभामंडल पर कुहासे में ही छोटी सी रुपहली झलमल में, रुपहली झलमल जैसे देखिए कोहरा दिखाई दे रहा हो और उसमें कोई बत्ती बहुत तेज से जल रही हो, तो प्रभामंडल उसका एक दिखाई देता है। जैसे कोहरे में आप चंद्रमा को देखिए तो ऐसा एक प्रभामंडल सा चारों तरफ घिरा सा दिखाई देता है। तो कहे वही प्रभामंडल के द्वारा मैं तुम्हें देख पाया हूँ, ठीक है, पहचानता हुआ तुम्हारी प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार, ठीक है। तो वह कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रभा मंडल से मैंने तुम्हें पहचाना है। वो मेरी चेतना, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं तुम्हें पहचानता, ठीक है। मैंने क्योंकि कुहारे मतलब इतने सामने मेरे धुंध हैं, इतने प्रपंच हैं कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता, लेकिन तुम्हारा इतना दिव्य प्रकाश है कि उस प्रभामंडल में मैंने तुम्हें झिलमिलाते हुए पहचाना, तुम्हारा ही प्रभामंडल। तो यह पहचानना भी क्या है, अपने आप एक में अद्वितीय घटना है। कितनी बार मैं, और जब मैं पहचान गया तो धीर हो गया, रुक गया, ठीक है, अस्वस्थ हो गया, अक्लांत मतलब क्लांत का मतलब क्या होता है, थक जाना। अक्लांत मतलब थकान सारी दूर हो गई। ओ मेरे अनुभुजे सत्य, कितनी बार,
जब आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं तो राह की जो थकावट है वह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब कोई एवरेस्ट पे इतना मेहनत करके चढ़ता होगा और एवरेस्ट पे एकदम थक के चढ़ता होगा ऊपर, तो उसको कितना मज़ा आता होगा। ठीक है, सारे थकान उसके भूल जाते होंगे। या फिर आपका जब एग्ज़ाम हमारा जब निकलता है तो देखिए कितने हम खुश होते हैं कि जो सालों साल की जो मेहनत है वह कैसे अचानक से लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, सारी थकान खत्म हो गई। वैसे ही अज्ञेय जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने चैतन्यता को प्राप्त किया, अपनी चेतना, अपने स्व को प्राप्त किया। चेतना का मतलब स्व होना। आप कभी महसूस करिए, हम महसूस करते हैं बार बार कि हम तो हम है ही नहीं, हमारे अंदर हमारी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, पराई हो गई हैं। हम असल में दूसरे के स्क्रिप्ट पे अपना जीवन जी रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि दूसरे की स्क्रिप्ट पे नहीं, अपने स्क्रिप्ट पे जीवन जीना चेतना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और कितनी बार जगमग जहाज, देखिए यही है जीवन की जगमगाहट। और कितनी बार जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में। ठीक है, तो यह जगमग जहाज क्या है? जो जगत की जगमगाहट है। ठीक है, जो आपाधापी चकाचौंध है। वह कह रहे हैं कितने बार, कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में। और पराए देश से यहाँ का क्या मतलब है? पराए देश से यहाँ का मतलब है कि पराया जो मतलब अपने से दूर। ठीक है, अपनेपन से दूर। कहाँ दूर? अपनेपन से दूर, अपनेपन से दूर। एक मेटामॉर्फोसिस किताब है जिसको काफ्का ने लिखा हुआ है, उसमें भी यही इसी का जिक्र है कि एक व्यक्ति जब कीड़ा बन जाता है, ठीक है, पतंगा बन जाता है और अपने घर में ही रह रहा है, तो वह सोच क्या रहा है? वो पतंगा बन गया है, इसकी चिंता नहीं है उसको। चिंता किस बात की है? उसको चिंता ऑफिस जाने की है, टाइम से पहुंचने की है। बॉस डांटेगा, इसलिए वह सोच रहा है कितनी जल्दी मैं इससे आदमी बनूं कि मैं ऑफिस जाऊं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि अपनापन जो है, अपनेपन से हम कितने दूर चले गए हैं ना। और यह कैसे गए हैं? तो ये कितनी बार, कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितने दूर, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में। यह क्या है? असंवेदनशीलता, असंवेदनशीलता। ठीक है, यह असंवेदनशीलता, यह पराये देश जो है, अपनेपन से जब दूर चला जाता हूँ तो वहाँ असंवेदनशीलता ही शीलता दिखाई देती है। जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। ठीक है, ये एक प्रकाश वह था जिसको देख के वह क्या हो गए? एकदम शांत चित्त हो गए, एकदम उनकी सारी थकान दूर हो गई। उसका एक अद्भुत प्रभामंडल था जिसमें वह खो गए। लेकिन एक यह भी प्रकाश है, शहर का चकाचौंध वाला प्रकाश। ठीक है, लेकिन यह प्रकाश मतलब आज का जो ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान बोल रहे हैं कि हिस्ट्री आ गई, गणित आ गया, यह सब सारे ज्ञान हैं। यदि ऐसा होता तो जो बहुत बड़ा गणितज्ञ है या फिर बहुत बड़ा वैज्ञानिक है वह इतना दुखी ना होता। और कितने बार, कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, कितने पराए देशों में बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। ठीक है, तो वहाँ एक निर्मम तरीके की, अलग तरीके की सच्चाई है। आज आप देखिए, ठीक है, शहरों में क्या हो रहा है। आप न्यूज़ चैनल को देखिए, हर न्यूज़ चैनल क्या चिल्लाता मिल रहा है कि उसी का सत्य सबसे अच्छा है। वह अपने आप में कहने के लिए तो प्रकाश है, लेकिन वह भी क्या कर रहा है? जहाँ नंगे अधरों को और उघाड़ता है। यह प्रकाश कैसा है? जो अज्ञानता को और प्रबल कर दे रहा है। ठीक है, उस प्रबल अज्ञानता को और प्रबलता से सामने रख रहा है। तो यह है जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते। और इसमें प्रभामंडल नहीं बन रहा है। प्रभामंडल मतलब जो खुद को अपने आप से ज्योतिर्मान कर दे और अपने आप को दिखाई दे, जैसे सत्य होता है। सत्य के बारे में क्या कहा जाता है? सत्य अपने आप को स्वयं सामने लाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यह जो सत्य है वह कैसा है? वह
अंधेरे को और बढ़ा रहा है। ठीक है, यह जो निर्मम प्रकाश निकल रहा है, यह अंधेरे को और बढ़ा रहा है। आज देखिए हर जगह सत्य सत्य हो रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को पोल खोल रहा है, एक्सपोज करने में लगा हुआ है, लेकिन वह एक्सपोजर क्या हो रहा है, एक और अंधकार को ही प्रकट कर रहा है, क्योंकि सब लोग अपने से दूर चले गए हैं, स्व से बहुत दूर भाग चुके हैं। ठीक है, इसलिए केवल चौंधियाते हैं तथा तथ्य तथ्य, देखिए जिसमें प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। हर जगह क्या है, फैक्ट की बातें ही हैं, फैक्ट की बात, फैक्ट की बात की जाए तो चेतना वगैरह क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे केवल क्या है, फैक्ट 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 चिल्लाया जा रहा है, जबकि उससे असत्य ही आगे आ रहा है। देखिए ये लाइन, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, कितनी बार मुझे खिन्न विकल संतरास, कितनी बार। सत्य क्या होता है, जो स्वयं से सामने आ जाए, और सच्चाई क्या होती है, सच्चाई आरोपित होती है। जैसे कहा जाता है कि सत्य कभी, सच्चाइयाँ जो होती हैं वह एक कहावत कही जाती है कि सत्य कभी हारता नहीं, या तो इसको ऐसे कह लीजिए कि जो हार जाए वह सत्य नहीं होता है। झूठ भी जब जीत जाता है तो वह चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखा सत्य की जीत हुई ना। तो सत्य वह नहीं, सत्य क्या होता है, अटल होता है, सत्य एक होता है, लेकिन सच्चाइयाँ आरोपित होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। ठीक है, हर जगह सच्चाई है, एक दूसरे को एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन वह सच्चाई नहीं है। वह क्या है, वह सच्चाई ही है। ठीक है, वह सच्चाई हो सकती है। सच्चाई क्या होती है, बदलती रहती है ना। सच्चाई को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, प्रोपोगेंडा तैयार किया जाता है। और आजकल राजनीति में कोई सत्य जीतता नहीं है, सच्चाइयाँ जीतती हैं, प्रोपोगेंडा जीतते हैं। यही आप सत्य और सच्चाइयाँ का यही मतलब होता है। कितनी बार मुझे, अब जब यह सच्चाइयाँ हैं वहाँ पे सत्य नहीं है, जहाँ इनको चकाचौंध इनके जीवन की ले जाती है वहाँ क्या नहीं है, सच्चाइयाँ नहीं है। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संतरास, कितनी बार। और यह सब क्या कर देती है, इन्हें खिन्न कर देती है, विकल कर देती है, और दुख से भर जाती है, विकल कर देती है, व्याकुल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता रह रहा है। ठीक है, तो यह कविता इस दृष्टि से बड़ी ही शानदार कविता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, सत्य और सच्चाइयाँ, हाँ, यह भी कितनी शानदार चीज़ है। तो यह सब जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सबके लिए बनी हों। तो यह कविता से हो सकता है कि किसी को कोई तथ्य प्राप्त ना हो। परीक्षा उपयोग की दृष्टि से इसमें क्या हो सकता है कि लाइन ऊपर नीचे दे के लिख सकता है कि कौन लाइन पहले आई थी, कौन लाइन बाद में आई थी, या फिर कोई शब्द का जिक्र करके कहे कि प्रभामंडल जो है वह किस कविता का शब्द है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, रुपहली झलमल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे करके, या फिर इसको जान के आप क्या जान सकते हैं कि इसमें किसी फूल का नाम नहीं है, पत्ते का नाम नहीं है। तो ये फूल पत्ते का कोई जिक्र, जैसे कि क्या नाम है, कलगी बाजरे की में आया हुआ है, तो आप बेशक ऐसे निशान लगा सकते हैं कि यह कविता यहाँ से है। ठीक है, खैर यह कविता जो मुझे समझ में आई थी चेतना के बारे में वह मैंने बताया। हर कविता का अपना, महान कविता का यही लक्षण है कि वह अपने आप बहुत सारे अर्थ दे दे। और यही देखिए इस कविता का सार्थकता भी यही है ना। यह क्या कर रहे हैं, यह कह रहे हैं मेरी छोटी सी ज्योति, और पहचानता हुआ तुम्हारा मंडल में कितनी बार आया हूँ, ओ मेरे अनबुझे सत्य। अनबुझे सत्य का मतलब यह है कि इसको भी वो बूझ नहीं पाए हैं ना, कितनी बार। अनबुझा सत्य का मतलब यह होता है कि सत्य सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सबका सत्य अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी निर्मिति अलग अलग होती है। हम अलग अलग परिस्थितियों से बने हैं, इसीलिए हर एक परिस्थिति के अनुसार एक सत्य अलग हो जाता है। ठीक है, हमारा सत्य अलग हो जाता है, तो यही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है इससे आपकी भावनाएं भिन्न हों, वह हो भी सकती हैं। ठीक है, और होना भी चाहिए, यही सार्थकता है पूरे शिक्षा व्यवस्था का। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल
किसी अन्य कविता के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।